हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8 जो है कि धातु विज्ञान। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे धातुओं का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। उसके बाद अधातुओं का भौतिक गुणधर्म क्या होता है ये देखेंगे। फिर धातुओं का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। फिर धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी किस तरह की होती है, मतलब कौन सा धातु अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा धातु कम क्रियाशील होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म और आयनिक यौगिक क्या होता है। और लास्ट में देखेंगे धातु विज्ञान और विविध संक्रमणाएं, मतलब कि धातु को निष्कर्षण करने के लिए, धातु को अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियां यूज की जाती है वो लास्ट में हम देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो स्टार्टिंग का समय था ना, उसमें तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया था, जिसके अनुसार धातु, अधातु और धातु सदृश इन प्रकार में उसका वर्गीकरण किया गया था। और आज भी यही चला आ रहा है अभी तक, धातु, अधातु और धातु सदृश में हम उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज इसमें अच्छे से डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला है धातुओं का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है, एक तरह का, जहाँ तक आपको पता ही होगा कि मेटल जो होता है क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। ज़्यादातर मेटल की चीज़ें कैसी पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो मेटल कैसा होता है, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, मेटल जो होता है वो ठोस अवस्था में। दूसरा क्या होता है, और इसका कुछ अपवाद होते हैं। अब अपवाद का मतलब होता है कि ऐसे मेटल भी होते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं होते। तो वो कौन कौन से हो गया, तो हो गया पारा, गैलियम। ये ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। जो कमरे का तापमान होता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, उन रूम टेम्परेचर पे ये क्या, किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। ओके, नेक्स्ट इसका है दोस्त, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धातुओं में चमक होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी धातु जो होता है वो ठोस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, धातु में चमक होती है। ओके, वायुमंडल के ऑक्सीजन और आर्द्रता इसी प्रकार से कुछ क्रियाशील गैसों के संपर्क में आने पर धातुओं के पृष्ठभाग की अभिक्रिया होने पर उनकी चमक कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूरे में यही लिखा गया है कि जो धातु में नॉर्मली तो चमक होती, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ यानी आर्द्रता के साथ वो संपर्क में आता है तो वो उसकी चमक जो होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जो धातु हमको दिखाई देती है वो कम चमकीले पाए जाते, लेकिन धातु का प्रॉपर्टी यही होता है कि वो चमकीला होता है। तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ लिया, धातु ठोस होते हैं और धातु चमकीले होते हैं। उसके बाद धातुओं में तन्यता की और आघात वर्धनीयता की गुणधर्म पाए जाते हैं। तन्यता का मतलब होता है उसको कितना भी लंबा किया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का मतलब उसको कितना भी पीटेंगे ना तो टूटेगा नहीं, मतलब उसको कितना भी पीट के उसको पतला और आकार मंचा आकार दिया जा सकता है। तो धातु में ये दोनों की गुणधर्म पाए जाते हैं, तन्यता का और आघात वर्धनीयता का गुणधर्म पाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार की धातु जो होती है ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होते हैं। ज्यादातर जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, मतलब ऊष्मा और विद्युत धारा उसमें से प्रवाह की जा सकती है। ओके, सभी धातुएं समान रूप में कठोर होती है, परंतु कुछ क्षारीय धातु ऐसे भी है जो कठोर नहीं पाए, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये ऐसे धातु हैं जो कि कठोर नहीं पाए जाते, एकदम मुलायम होते हैं। इसको एक चाकू लेकर भी उसको काटा जा सकता है। ओके, तो धातु कैसे होते हैं, धातु सारे धातु कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो कमजोर होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इसके अपवाद है। ओके, ये धातु अत्यधिक मुलायम होने की वजह से इन्हें चाकू से भी काटी जा सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इतने मुलायम होते हैं उनको चाकू से आप काटो ना तो इजीली उसको काटा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइम कि धातुओं का जो दौड़ांक खतरनाक होता है उच्च होता है। अब ये कैसे होगा, अब मैं आपको इजीली समझाता हूँ। देखो, धातु जो होते हैं ठोस होते हैं और जितने भी ठोस चीजें होती हैं उनको पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका दौड़ांक उच्च हो जाएगा। उसी तरह से उनको अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब उनका क्या होगा, उनका क्वथनांक उच्च होगा। तो जितने भी धातु होते हैं उनका दौड़ांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन उदाहरण के लिए होगा टंगस्टन का धातु हो गया, इनका दौड़ांक सबसे ज़्यादा होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका दौड़ांक होता है। लेकिन जो सोडियम हो गया, पोटेशियम, पारा, गैलियम, ये सब इनका जो क्वथनांक और दौड़ांक होता है बेहद ही कम होता है। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया, सोडियम ऐसा धातु है जो एकदम मुलायम टाइप का होता है, तो इसका जो दौड़ांक क्वथनांक होता है वो एकदम कम होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा दौड़ांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है। सबसे कम दौड़ांक क्वथनांक किसका होता है, सोडियम, पोटेशियम और गैलियम, इन धातुओं का होता है। ओके, तो आई होप आपको धातु का भौतिक गुणधर्म समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं
अधातुओं का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। एक बार इसको जो भी टॉपिक था वो क्लियरली लिख लीजिए। पहला टॉपिक ये था, धातु में ठोस होते हैं, फिर उनमें चमक होती है, उसके बाद उन तन्यता और घात वरीयता का गुणधर्म होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं, और धातु कठोर होता है, और लास्ट में उनका द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टी थी। ओके, तो अधातुओं का भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इसमें सबसे पहला होता है कि जितने भी धातु अधातु होते हैं ना, सॉरी अधातु, ठीक है, जितने भी अधातु ठोस अवस्था में या फिर गैस अवस्था में, दोनों अवस्था में होते हैं, या तो ठोस होंगे या फिर वो गैस होंगे। लेकिन ये ब्रोमीन है जो है ना, वो एक ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के बाकी जितने भी अधातु कैसे होते हैं, या तो ठोस होंगे या फिर वो गैस होंगे। ओके, लेकिन ब्रोमीन कैसा होगा, वो द्रव अवस्था में यानी पानी की तरह पाया जाता है। जितने भी अधातु होते हैं उनमें चमक नहीं पाया जाता। लेकिन आयोडीन एक ऐसा चीज है, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो जिसके कैलाश जो होते हैं ना, वो क्रिस्टल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। तो आयोडीन इसका अपवाद है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला कि जितने भी धातु अधातु होते हैं वो ठोस होते हैं और गैस अवस्था में होते हैं। सेकेंड ये है कि जो अधातु होते हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती। ओके, दोनों क्लियर है। उसके बाद अधातु में कठोरता नहीं पाई जाती। अधातु क्या होते हैं, कठोर नहीं होते। ये सारे के सारे जो भी मैं गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म बता रहा हूँ ना, वो सेम इसका उल्टा है। जो इसमें होता है वो इसमें नहीं होता, सिर्फ उसका अपोजिट होता है। ओके, तो अधातुओं में कठोरता पाई जाती है। इसका अपवाद है हीरा, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है। ठीक है, तो इसका अपवाद क्या है, हीरा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर ये भी लिखा है, हीरा जो होता है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब हीरा जो होता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। लेकिन अधातु में क्या होता है, कठोरता नहीं पाए, तो हीरा क्या हो गया, इसका अपवाद हो गया। अधातुओं का जो द्रव्यमान और क्वथनांक होता है वो कम होता है। अब कम क्यों होता है, क्योंकि ये जितने भी अधातु होते हैं या तो ठोस होते हैं या फिर गैसीय अवस्था में होते हैं। अब ठोस होते भी है तो उनमें उतना कठोरता नहीं पाया जाता। देखो यहाँ पे कठोरता नहीं पाया जाता इनमें अधातु में, इसलिए इनका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। और जितने भी अधातु, जैसे आपको पता ही है, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लकड़ी विद्युत क्या है, कुचालक है। लकड़ी क्या अधातु है। तो जितने भी अधातु, विद्युत और ऊष्मा दोनों क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ओके, ग्रेफाइट कार्बन का करो विद्युत का सुचालक होने का कारण एक अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रेफाइट दिया हुआ है। ग्रेफाइट क्या है, इसका अपवाद है। ग्रेफाइट क्या काम करता है, विद्युत का वो सुचालक है, वो अच्छा विद्युत का सुचालक है, तो इसीलिए ये इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया। ओके, तो यहाँ हम क्या क्या पढ़ा, एक बार डिवाइड करते हैं। जो अधातु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पहला हो गया। दूसरा, अधातु में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन इसका अपवाद हो गया। तीसरा, अधातु में कठोरता नहीं पाई जाती, लेकिन इसका हीरा अपवाद हो गया। तो और लास्ट में इसका है कि अधातु का द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है, वो कम होता है। और ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अभी हमको क्या देखना है, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म देखना। अब सब पहले ये समझिए कि धातुओं का रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, धातुओं का भौतिक गुणधर्म पढ़ा था, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पे धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म का मतलब सिंपल में बताओ तो ये होता है कि अगर किसी भी धातु के अंदर कोई और चीज अगर मैं ऐड करता हूँ उसको, और किसी और के साथ उसका रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या बनेगा, वो होता है रासायनिक गुणधर्म उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धातुओं की अभिक्रिया में सबसे पहला आता है धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जब भी किसी भी धातु का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ उसका अभिक्रिया कराता हूं तो उसका क्या बनता है, ऑक्साइड तैयार होता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी धातु का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सोडियम एक धातु है, उसको लिया गया, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बना, वो सोडियम ऑक्साइड बना। ओके, तो पहला समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जब भी किसी भी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पे दिया भी है, धातुओं को हवा में गर्म करने पर वे हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है और धातुओं की ऑक्साइड का निर्माण कराती है। तो अब इसको लिखना कैसा होगा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है, तो आप ये लिखोगे, जब भी किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसका ऑक्साइड निर्माण होता है। आप इतना लिख के छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी ऑक्साइड का अगर मैं पानी के साथ अभिक्रिया कराऊं तो क्या होगा, तो किसी भी अगर ऑक्साइड का पानी के साथ अभिक्रिया कराने पे उसका क्षार तैयार होता है। जो देखो ये NaOH है, वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्षार होता है। तो किसी भी अगर धातु के ऑक्साइड का अगर पानी के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, उसका क्षार बनेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल सोडियम का ले लिया हमने। अब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया यहाँ पे, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का पानी के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बना, वो
क्षार बना, और ये क्षार का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस क्षार का नाम होगा। ओके, तो दोनों एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, नेक्स्ट, धातुओं का पानी के साथ अभिक्रिया। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, धातुओं के ऑक्साइड के पानी के साथ अभिक्रिया देखा था। अभी हम देखेंगे धातुओं के पानी। तो जब भी हम किसी धातु का अगर पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले तो उसका क्षार निर्माण होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, प्लस में ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इसमें क्लियरली दिख रहा है, जब भी किसी धातु का अगर हम वाटर के साथ यानी पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, क्षार बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, प्लस में ऊष्मा भी उसमें से मुक्त होगी। वैसे यहाँ पे सोडियम का दिया, लेकिन सोडियम जो होता है वो अति अभिक्रियाशील धातु है, तो उसका इस तरह से होता है। उसमें और भी कुछ और पॉइंट दिए गए, जैसे कि आप पोटेशियम का बनाओगे तो पोटेशियम का भी सेम यही बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, प्लस में ऊष्मा मुक्त होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कैल्शियम का अगर मैं पानी के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, प्लस में पानी के जो हाइड्रोजन गैस होता है ना वो मुक्त होता है, और जितने भी कैल्शियम होते हैं वो उसके पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। वो तैरते क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मुक्त होते हैं उसमें से। अगर ऐसा अज्यूम करो कि मैंने पानी लिया, उसमें कैल्शियम को मैंने डाल दिया, तो कैल्शियम को डालने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे और जो भी कैल्शियम होगा वो ऊपर आके पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो ये होता है कैल्शियम का अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इस तरह का होता है। उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, इन धातुओं को ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं की जा सकती। याद रखना, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, इन धातुओं को ठंडे या फिर गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कराई जा सकती, लेकिन जो पानी की जो वाष्प होती है ना उनके साथ उसकी अभिक्रिया कराई जा सकती है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे यहाँ पे दिया एल्युमिनियम प्लस में पानी का अभिक्रिया कराएगा उसके, तो क्या बना, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ एक ही है कि जब भी किसी भी धातु का पानी के साथ अभिक्रिया होगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इतना आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा पूरा पॉइंट। ओके, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना कैल्शियम वाला, वो स्पेशली आपको याद रखना है कि जब भी कैल्शियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मुक्त होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। नेक्स्ट है धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जब भी किसी भी धातु का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों में के साथ में किसी का अभिक्रिया होगा तो धातुओं का सल्फेट तैयार होकर या फिर क्लोराइड के लौड़ प्राप्त होंगे। दो चीजें प्राप्त होता है, या तो सल्फेट प्राप्त होगा या फिर क्लोराइड के लौड़ प्राप्त होंगे। क्लोराइड के लवण कब प्राप्त होंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसका अभिक्रिया होगा तो क्लोराइड के लवण प्राप्त होंगे, और जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो सल्फेट तैयार होगा, धातुओं का सल्फेट तैयार होगा। उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जो होगा वो भी मुक्त होगा। अभी आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सल्फेट क्या होता है, क्लोराइड के लवण क्या होते हैं, उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी जो सेकेंड वाला बोला था मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ इसका अभिक्रिया कराया गया। तो यहाँ पर क्या बना, MgCl2 बना, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड का लवण। इसमें क्लोराइड भी है और प्लस मैग्नीशियम भी है, तो इसको बोलते हैं हम क्लोराइड का लवण। तो यहाँ पे क्लोराइड का लवण बना, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी HCl यूज किया गया। तो जब भी HCl किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया होगा HCl का, तो क्या बनेगा, हमको क्लोराइड के लवण प्राप्त होंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा किसी भी धातु का, तो क्या होगा, उसके क्लोराइड के लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। नेक्स्ट है धातुओं का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बनता है, नाइट्रेट का लवण बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, नाइट्रेट का लवण बनता है। साथ ही नाइट्रिक अम्ल के सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड यानी N2O, NO और NO2 मुक्त होता है। ओके, यानी बनता है। तो अब इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं। पहले तो नाइट्रेट लवण, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये नाइट्रेट का लवण है। तो सबसे पहले जब भी किसी भी धातु का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो नाइट्रेट का लवण तैयार होगा। उसके बाद N2O, NO या फिर NO2, ये इसमें से कोई ना कोई एक बनेगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर आप 4 मोल HNO3 लेते हैं तो आपको बनता है NO2 बनेगा, मतलब ये वाला बनेगा। ओके, अगर आप 8 मोल यानी नाइट्रोजन की मात्रा को अगर बढ़ाते हैं तो बनेगा 2NO।
अगर इसकी और मात्रा को बढ़ाते हैं मतलब 16 HNO3 लेंगे तो फिर बनेगा N2O। तो जैसे जैसे आप HNO3 की मात्रा यानी सांद्रता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वही ये जो है वो चेंज होता जाएगा, NO2 फिर NO फिर N2O, इस तरह से वो चेंज होता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जब भी किसी भी धातु का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, धातु का नाइट्रेट का लौड़ बनता है, यानी नाइट्रेट का लौड़ बनेगा। उसके बाद नाइट्रेट की सांद्रता यानी उस कितना अमाउंट में हम नाइट्रिक एसिड को ले रहे हैं उसके अनुसार उसका नाइट्रेट का ऑक्साइड तैयार होगा, यानी N2O बनेगा, NO बनेगा या फिर NO2 बनेगा, इनमें से कोई ना कोई एक बनेगा। ओके, नेक्स्ट है धातुओं का अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। ये जो पॉइंट दिया है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है। पहले लेकिन उससे पहले आपको ये अम्लराज के बारे में पता चल होना चाहिए। तो अम्लराज होता है ये यह अत्यधिक क्षरणकारी एवं सधुत द्रव है, एक ऐसा द्रव है जिस पर कि किसी भी तरह का क्षरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोने और प्लेटिनम जैसे राज धातु को पिघलाने के लिए ये अभिकारक यूज़ करते हैं। जैसे अम्लराज क्या अम्लराज का हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह के जो राज धातु होते हैं ना उनको पिघलाने के लिए हम अम्लराज यूज़ करते हैं। अब ये अम्लराज बनता किससे, अम्लराज बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रहता है और 1 अनुपात नाइट्रिक अम्ल का होता है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा अम्लराज तैयार होता है। और अम्लराज का यूज़ क्या है, सोना और प्लेटिनम से राज धातुओं को पिघलाने का काम ये अम्लराज करता है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख सकते हो। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे धातुओं की जो क्रियाशीलता होगी वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे क्या होगा, धातुओं की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, यानी सोना जो होता है वो चांदी से कम क्रियाशील है। पोटेशियम इसमें सबसे टॉप पे आता है क्योंकि पोटेशियम जल्दी किसी के साथ भी रिएक्शन करता है। सोडियम भी किसी के साथ रिएक्शन करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक साथ रिएक्शन करके वो जल जाता है। इसलिए तो सोडियम को हम किस में रखते हैं, किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं ताकि वो जल ना सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा श्रेणी दिया गया, आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आते ही है। मतलब कि ये लिस्ट दिया जाएगा और ये आपको लिखना पड़ जाए, या फिर इसमें से कोई पूछ सकता है कि तांबा ज़्यादा क्रियाशील है या पारा क्रियाशील ज़्यादा है, तो इसमें से आपको पूरा ये याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, धातुओं का अधातु के साथ अभिक्रिया। अब अज्यूम कीजिए कोई एक धातु है, उसका अगर मैं अधातु के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि राजवायु जो होते हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, ये इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते क्योंकि इनका जो अष्टक होता है ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो इनका जो लास्ट कक्षा होती है वो ऑटोमेटिकली पहले से कंप्लीटेड होती है, तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जो धातु होता है वो अधातु के साथ रिएक्शन करेगा, तो करेगा क्यों, तो उसके लिए जो भी धातु होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो अपने अष्टक को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो इसकी जो लास्ट कक्षा होती है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वैसे जो भी अधातु होती है अपने इलेक्ट्रॉन मतलब किसी और के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट की जो कक्षा होती है उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है NaCl का, जो 2Na प्लस Cl2 इट्स फॉर्म NaCl। यहाँ पर Na क्या है, एक धातु है, और Cl क्या है, अधातु। तो इन दोनों का रिएक्शन करके NaCl यानी नमक बना है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ वो हम पहले क्लियरली देखते हैं अच्छे से। तो हमारा रिएक्शन ये वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक 11 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक 17 होता है। सबसे पहले सोडियम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए 1 2, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे कक्षा में 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर 8 पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। उससे लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा। अब हम क्लोरीन का बना लेते हैं। तो पहले में 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक मैंने दूसरी कक्षा में डाल दिया। अभी कितने और बचे, 7 और इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 यहाँ पर डाल दिया, 11 12 13 14 15 16 17, 17 यहाँ पर डाल दिया। तो अभी यहाँ पर ये क्या, तो अभी यहाँ पर देखिए जो ये अधातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक कितना। तो अब ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सोडियम जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 18 हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये क्या काम करता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। तो इस तरह से इसका जो क्लोरीन का जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाता है और सोडियम का भी अष्टक क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये NaCl फॉर्म करते हैं। 2Na + Cl2 इट्स फॉर्म 2NaCl। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों के अष्टक कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से NaCl ये बनता है। तो ये पूरा रिएक्शन देखो, यहाँ पर ये 18वां, यहाँ पे 11वां जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, यहाँ पर 18वां बन गया। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, दोनों के दोनों खुश हो गए, तो काम हो गया इनका। तो इस तरह से एक धातु और दूसरा अधातु रिएक्शन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, तभी हमको देखना है अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो ये सिंपल सा इसका एग्जांपल दिया। पहला है अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पे क्या होगा। तो जब भी किसी भी अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या क्या तैयार होता है। सबसे पहले तो उसका अम्लधारी ऑक्साइड बनता है, कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड भी बनता है, यानी सिंपल सा बोला जाए तो उसका ऑक्साइड तैयार होता है। जैसे कि मेटल में उसका ऑक्साइड तैयार होता है, वैसे ही अधातु का भी उसका ऑक्साइड तैयार होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कार्बन का और O2 से अगर रिएक्शन करा जाए तो CO2 बनेगा, यानी ये अम्लधारी हो गया। और 2C अगर दो कार्बन का मान लो उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ तो ये यहाँ पर अपूर्ण ज्वलन होगा। अपूर्ण ज्वलन के बाद जो तैयार होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, उदासीन तैयार होगा। तो सिंपल से अगर सिंपल लॉजिक में बोलूँ तो किसी भी अधातु का अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो उसका भी ऑक्साइड तैयार होता है। ओके, नेक्स्ट है अधातुओं का पानी के साथ अभिक्रिया। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी अधातु का पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होता, लेकिन जितने भी हैलोजेंस होते हैं ना उनका पानी के साथ अभिक्रिया होता है। अब हैलोजेंस में क्या क्या आता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑक्सीजन हैलोजन के अंदर आते हैं। जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोरीन हो गया हैलोजन के अंदर आता है, ब्रोमीन हैलोजन के अंदर आता है, आयोडीन हैलोजन के अंदर आता है। ये सारे जो होते हैं ना, इसके अलावा भी और है, तो ये सारे जो होते हैं वो हैलोजेंस के अंदर आते हैं। तो हैलोजन पानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो जब भी किसी हैलोजन का पानी के साथ अभिक्रिया बनता है तो उसमें से HCl जो होता है यानी उसका क्लोराइड मुक्त होता है और HOCl भी हमारे पास बनेगा एक्वस फॉर्मेट में। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड ऐसा इसको बोला जा सकता है। ओके, अभी अधातुओं के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जब भी किसी भी अधातु का अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितने अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होता, लेकिन हैलोजन के साथ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, इनके साथ उनकी अभिक्रिया होती है। तो जब भी किसी भी हैलोजन के साथ अगर अभिक्रिया होगा तनु अम्ल का, यानी HBr हो गया, HCl हो गया, इन सब के साथ अगर उनकी अभिक्रिया होगी तो क्या क्या तैयार होगा। सबसे पहले तो देखो ये HCl बना तो बना कैसे, पहले जरा ये इस पे भी हम जरा ध्यान ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन चला जाएगा Cl के साथ तो बन गया HCl। और यहाँ पर ब्रोमीन था 2 मोल तो Br2 अलग निकल गया। वैसे अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लोरीन जो रहेगा वो HO के साथ चला जाएगा, H एक 1H और एक ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो HOCl बनेगा। बचा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया और यहाँ पर भी एक क्लोरीन बचा था तो वो क्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो इससे इस तरह से यहाँ पे HCl बना और यहाँ पे HOCl बना और उसी तरह से यहाँ पर भी HCl तैयार हुआ और यहाँ पे Br2 मुक्त हो गया। तो इस तरह से दो हमने देख लिया, पानी के साथ अभिक्रिया देख लिया, उसके बाद तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया भी उसका हमने देख लिया। नेक्स्ट है अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो विशिष्ट परिस्थिति में अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होता है, जहाँ पर S को अगर मैं H2 से रिएक्शन कराऊँ तो H2S बनेगा। वैसे ही N2 को अगर H2 से अभिक्रिया करूँ तो NH3 बनेगा। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनेट, अमोनिया, ये सब NH2, NH3, NH4 ये सारे अमोनिया जो होते हैं उनके ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह से हमारा अधातुओं का 3 ही दिया हुआ था, सॉरी एक्चुअली में 4 दिया हुआ था, ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, तनु अम्ल के साथ और हाइड्रोजन के साथ, ये 4 दिया हुआ था। तो चारों को चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसमें आपको कोई भी नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा।